नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज ही के दिन यानी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। आमतौर पर अपने हर बड़े काम के वार्षिक समारोह मनाने वाली सरकार लगता है नोटबंदी भूल गई है। आज के अखबारों में नोटबंदी जैसे महान फैसले को लेकर विज्ञापन नजर नहीं आए, मगर नोटबंदी के अगले साल बीजेपी ने काला धन विरोधी दिवस मनाया था। अचानक लिया गया यह फैसला इतना भयावह था कि लोगों के हाथ में जमा पूंजी उड़ गई। उनके दुख को कम करने के लिए प्रचार किया गया कि बड़े लोगों का काला धन नष्ट हो रहा है। गरीब और आम लोगों ने राहत की सांस ली कि उनका थोड़ा चला गया तो क्या हुआ, मगर अमीर लोगों का काला धन नष्ट हो रहा है। इस फैसले का बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिला। 2017 के यूपी चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली। नोटबंदी को लेकर जनता को जो तबाही झेलनी पड़ी, उसकी कथा जीत के जश्न में भुला दी गई। सरकार कभी नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मनाती है? मनाएगी तो बताना पड़ेगा कि यह फैसला क्यों लिया गया, नतीजा क्या निकला। भारत के इतिहास में नोटबंदी का फैसला अभी तक एक ऐसे रहस्य की तरह है जिसके बारे में किसी को साफ साफ पता नहीं है। यह सारी तस्वीरें नोटबंदी के समय की। कौन नहीं था जिसके सर पर यह फैसला पहाड़ के टुकड़े की तरह नहीं गिरा। नोटबंदी एक तरह की आर्थिक तालाबंदी थी। उस समय के अखबारों की रिपोर्टिंग निकाल कर देखिए, जनता की परेशानियों की खबरें कम थीं या पीछे के पन्नों पर थीं। नोटबंदी की महिमा वाले बयानों से हिंदी के अखबार भर दिए गए। देश की जनता को नोटबंदी को लेकर सही सूचनाएं नहीं दी गईं और ना ही जनता की परेशानियों को प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह मिली। उम्मीद है कोई एक दिन नोटबंदी के समय अखबारों और गोदी मीडिया के चैनलों की रिपोर्टिंग का अध्ययन करेगा और इन सवालों को परखेगा। इस बीच नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई चल रही है। इस साल 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से एक सवाल पूछा कि क्या आपने नोटबंदी के मकसद को हासिल कर लिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह सवाल अब अकादमिक है। तब जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा कि जो हुआ उसे तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या भविष्य में ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है? हम इस सवाल को अनदेखा नहीं कर सकते। नोटबंदी के फैसले को लेकर 58 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले में वकील श्याम दीवान और पी चिदम्बरम ने कहा कि 1946 और 1978 में जो नोटबंदी की गई वो संसद के कानून के तहत की गई, जिस पर बहस भी हुई। लेकिन 2016 की नोटबंदी केवल एक अधिसूचना के जरिए लागू कर दी गई। चिदम्बरम ने कोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 15.44 लाख करोड़ की मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया, नोटबंदी की गई। केवल 16,000 करोड़ मूल्य की मुद्रा वापस नहीं आई। नोटबंदी के दौरान 0.0027% जाली नोट ही जब्त हुए। यह सब भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, लेकिन नोटबंदी को सही ठहराने के लिए भूत खड़ा किया गया कि हर किसी के हाथ में जाली नोट पहुंच गया है, इसलिए जरूरी है। चिदम्बरम ने कहा कि चूहा पकड़ने के लिए पहाड़ गिरा दिया गया। अब तो 2000 रुपए के जाली नोट पकड़े जाने लगे। 9 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। अदालत भी जानना चाहती है कि क्या सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाते समय सोचा कि इसके परिणाम क्या होंगे। जब बैंकों के आगे लाइनें लंबी हो गईं, लोग रात रात भर लाइनों में लगे रहे, तब उस समय के आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने एक बयान दिया था। 15 नवंबर 2016 के इस बयान में शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनें इसलिए लंबी हैं कि अलग अलग जगहों पर एक ही तरह के लोग बार बार जा रहे हैं। यह कहा गया था। यह तर्क कमाल का था कि एक ही तरह के लोग यहां से वहां बैंकों के बाहर लाइन में लग रहे हैं, इसलिए भीड़ है। शक्तिकांत दास अब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। क्या वे सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फैसले का बचाव नहीं करेंगे? इस सवाल का जवाब आप खुद भी सोच सकते हैं। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया क्या थी? किसकी राय हां में थी और किसकी ना में? रिजर्व बैंक की राय हां में थी या पहले ना में थी? इन सब सवालों पर स्पष्ट जवाब नहीं है। याचिका दायर करने के कई साल बीत जाने के बाद अब सुनवाई जोर पकड़ रही है। हम नोटबंदी की स्मृतियों से बहुत दूर निकल आए हैं, मगर उसका आर्थिक असर कितना भयावह था, उस पर जवाब तो आना ही चाहिए। क्यों अब सरकार इस दिन को उत्सव के रूप में नहीं मनाती है,
जिस तरह से नोटबंदी के अगले साल मनाया गया था। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नोटबंदी के एक साल बाद 8 नवंबर 2017 को बीजेपी जोश में थी। धूमधाम से काला धन विरोधी दिवस मनाया गया। मोदी सरकार के मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया। हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। प्रधानमंत्री ने भी कई ट्वीट किए और जनता का धन्यवाद किया। उस साल अमित शाह का ट्वीट था कि काला धन विरोधी दिवस मोदी जी के साहसिक नेतृत्व और देश से काले धन और भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए ऐतिहासिक फैसले नोटबंदी को समर्पित है। बीजेपी के नेताओं के ट्विटर हैंडल पर जाकर इन पोस्टरों और तस्वीरों को आप आज भी देख सकते हैं। जगह जगह विचार गोष्ठियों का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई जगहों पर मशाल जुलूस निकाले। बीजेपी के नेता, समर्थक और आम लोग तरह तरह के पोस्टर के जरिए इसके फायदे गिनाने लगे कि नोटबंदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। कई प्रकार के पोस्टर और चार्ट बनाए गए जिसमें दावा किया गया कि नोटबंदी के कारण लोग मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करने लगे हैं, डिजिटल लेन देन बढ़ गई है, जिसका मतलब हुआ काला धन समाप्त हो गया, कैश का चलन बहुत कम हो गया। ऐसे पोस्टरों में दावा किया गया कि नोटबंदी से ही आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, टैक्स पेयर्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। 2017 में काला धन विरोधी दिवस मनाया गया। क्या वह एक ही साल के लिए था? क्या बीजेपी को भी अब इसके फायदों में यकीन नहीं है, इसलिए वह इससे किनारा करने लगी है? अभी अभी भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भी आई है कि नोटबंदी के समय की तुलना में इस समय नकदी मुद्रा चलन में 71% से अधिक की वृद्धि हो गई है। मिंट की रिपोर्ट है कि 21 अक्टूबर 2022 को लोगों के हाथ में जो नकदी थी उसका मूल्य करीब 31 लाख करोड़ का था। रिजर्व बैंक के डेटा के अनुसार 4 नवंबर 2016 को 17.7 लाख करोड़ की नकदी चलन में थी। यह तब हुआ जब इसी के साथ साथ डिजिटल लेन देन की संख्या भी बहुत बढ़ी है। जाहिर है कैश को खत्म करने का नोटबंदी का मकसद फेल हो गया। नकदी मुद्रा के चलन को काला धन से जोड़ा गया। तो क्या अब माना जाए कि इस समय काला धन का चलन बढ़ गया है? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि देश में कैश का अत्यधिक सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। क्या प्रधानमंत्री अब भी इसमें यकीन करते हैं? अगर करते हैं तो बताएं कि कैश का चलन नोटबंदी के समय से 71% कैसे बढ़ गया? इसका संबंध भ्रष्टाचार से है या नहीं? कांग्रेस सवाल पूछ रही है। आज देश की मुद्रा व्यवस्था का हाल यह है कि देश में कुल सिक्कों और नोटों की जो मूल्य है उसमें 500 और 1000 रुपया वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90% तक पहुंच गया है। देश में कैश का अधिकतम सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महंगाई पर बड़ा असर पैदा करता है। इसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ती है। 2022 में 2021 की तुलना में जो जम्मू कश्मीर में जो टेरर एक्टिविटीज के जो कैंप है, जो टेरर कैंप है, जो 2021 में 150 थे, वो 2021-22 में 150 से बढ़ के 225 हो गए। टेरर 150 से 225। फेक करेंसी 500 की फेक करेंसी में 102% इजाफा, 2000 के नोट में 55% इजाफा। करप्शन की रैंकिंग जो 79 थी, 79 थी 2016 में, वो 2021 में हो गई घट के 85। ब्लैक मनी 14 साल के हाईएस्ट अमाउंट है स्विस बैंकों में 30,500 करोड़ रुपया। और कैशलेस लैश कैश करते करते जो मनी इन सर्कुलेशन है आज इकोनॉमी में, उसमें 72% का इजाफा। और साथियों, एक पिंक कलर का 2000 का नोट था, आपको सबको याद होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, पिछले 6 महीने में वो नोट किसी ने देखा है? मैंने नहीं देखा और मुझे पक्का पता आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो
जो ब्लैक मनी रखने वाले जो लोग हैं, जिनको सरकार चाहती थी ब्लैक मनी रखे, उनके पास पहुंच गया वो, हमारे पास नहीं है। और उसका आंकड़ा भी लेके आया हूं, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 2000 की डिनोमिनेशन के 214 करोड़ नोट है, 214 करोड़ नोट्स हैं 2000 की डिनोमिनेशन के, अर्थात 2000 की करेंसी में लगभग 4.28 लाख करोड़ रुपया है। कहां है? नोटबंदी के समय किए गए दावों को लेकर अनेक सवाल है। सरकार की तरफ से जो दावे किए गए उनके बारे में पूछा जा सकता है कि इसके लिए नोटबंदी ही क्यों जरूरी थी। इनमें से कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो केवल नोटबंदी से ही हासिल किया जा सकता था? कोई जवाब नहीं देता कि उस समय जो कहा गया उसका आधार क्या था। आखिर नकदी के चलन में खास अंतर तो आया नहीं। हम कब तक 500 रुपए के नोट के चलन का डेटा छोड़कर 2000 के नोटों के चलन घटने के सहारे हेडलाइन बनाते रहेंगे? मूल बात है कि नकदी का चलन नोटबंदी के समय से काफी बढ़ गया है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। ये सारी खबरें इस साल की हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 के नोटों के चलन में कमी आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि 31 मार्च 2022 तक जितने भी नोटों का मूल्य चलन में है उसका 87.1% हिस्सा 500 और 2000 के नोटों का है। यह भी 31 मार्च 2021 की तुलना में बढ़ गया है, तब 85.7% था। क्या ये बहुत बड़ी कमी है? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि 2020 में कुल नोटों की मूल्य में 500 के नोटों का चलन 60.8% था, जो 2022 में बढ़कर 73.3% हो गया। आपने अभी सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुल सिक्कों और नोटों के मूल्य में 500 और 1000 रुपए वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90% तक पहुंच गया है। देश में कैश का अत्यधिक सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। तो अब क्या फर्क आया है? अब भी तो उतना ही चलन में है जितना पहले था। बड़े नोटों की हिस्सेदारी करीब करीब उतनी ही है। किसी को पता नहीं था कि नोटबंदी आने वाली है। नोटबंदी लागू होते ही वह समय तमाम अफवाहों से भर गया। कहा गया कि अमीरों के बिस्तर में दबे हुए नोट गायब हो रहे हैं, तो अफवाहें उड़ने लगी कि गरीब लाइन में लगा ही रह गया, अमीरों ने अपने नोट आसानी से बदल लिए। सरकार ही नहीं, इसकी सच्चाई को लेकर समाज भी चुप हो गया। बैंकों के भीतर जिन अफसरों ने उस समय सच को देखा वे भी चुप हो गए। इसलिए नोटबंदी का फैसला रहस्य की तरह लगता है। इस खेल से किसकी जेब कट गई और किसकी जेब भर गई आपके लिए जानना जरूरी है। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसकी कॉपी आप पढ़िए। उसमें उन्होंने नहीं कहा था कि नोटबंदी से करदाताओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन नोटबंदी के अगले साल इसे लेकर दावे किए जाने लगे कि करदाताओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। यह ट्वीट तो शिवराज सिंह चौहान का ही है। 10 नवंबर 2017 के रोज अपने इस ट्वीट में मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि नोटबंदी से होम लोन कम हो गया है। असल में किसी को पता नहीं था कि यह क्या फैसला है, इसका बचाव कैसे करना है, तो जिसे जो मन आ रहा था उससे जोड़कर नोटबंदी के फायदे बताने लगा। अगर नोटबंदी से होम लोन सस्ता होता है तो इस समय होम लोन महंगा हो रहा है। क्या शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि जनता को महंगे होम लोन से राहत देने के लिए फिर से नोटबंदी थोप दी जाए? जो नहीं कहा गया उसका भी दावा किया गया ताकि नोटबंदी को महान बताया जा सके। अब तो कोई नाम भी नहीं लेता। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आतंकवाद, काला धन, जाली नोटों का जिक्र किया था। यह हिस्सा सुना रहा हूं ताकि आपकी नजर में यह बात रहे कि प्रधानमंत्री ने कौन कौन से मुख्य लक्ष्यों को सामने रखा। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी।
भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। 8 नवंबर को यही बताया गया कि नोटबंदी का मकसद है काला धन समाप्त करना, भ्रष्टाचार मिटाना और जाली नोटों का चलन खत्म करना। उस समय भी जाली नोटों के प्रतिशत को चुनौती दी गई कि क्या इतने नोट जाली हैं जिसका भूत खड़ा किया गया, और जाली नोट तो अब भी पकड़े जा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट तो समय समय पर आती ही रहती है। यह खबर इसी 4 अक्टूबर की है, हिंदुस्तान अखबार में छपी है। गुजरात के सूरत में मुंबई और गुजरात पुलिस ने 317 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए। इस रकम में 67 करोड़ रुपए के चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट भी थे। आरोपियों ने काले धन को सफेद करने के लिए ट्रस्ट, कंपनी और आयोग के नाम पर लोगों से ठगी की। पुलिस ने इन जाली नोटों को छापने वाले प्रिंटर को पकड़ने के लिए 2 टीमें भी गठित की हैं। ये खबरें छपी हैं। जाली नोट अभी भी पकड़े जा रहे हैं। इसी साल मई में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई कि 500 के जाली नोटों की संख्या में 102% की वृद्धि हुई है। 2000 के जाली नोटों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है। जाली नोटों के बाद भ्रष्टाचार पर आते हैं। अगर नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ होता तो इसके 5 साल बाद आजादी के 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से लड़ने का आह्वान नहीं करना पड़ता। प्रधानमंत्री ने देश को नहीं बताया कि नोटबंदी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई थी तो उसका नतीजा क्या निकला। क्यों उन्हें इस साल 15 अगस्त के दिन कहना पड़ा कि भारत की 2 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें से भ्रष्टाचार एक है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खा रहा है, लेकिन क्या उन्हें याद नहीं कि इस दीमक को तो नोटबंदी से ही मिट जाना था। प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण में कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। शब्दों पर गौर कीजिए। क्या प्रधानमंत्री को याद नहीं कि नोटबंदी को भी उन्होंने निर्णायक लड़ाई कहा था? तो फिर क्या हुआ? हम इस 15 अगस्त और 8 नवंबर 2016 के भाषणों का छोटा सा अंश दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि भ्रष्टाचार तो नहीं मिटा, भाषण भी नहीं बदला है। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। ऐसे करोड़ों भारतवासी जिनके रग रग में ईमानदारी दौड़ती है, उनका मानना है कि भ्रष्टाचार, काले धन, बेनामी संपत्ति, जाली नोट
और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। अतः भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई, वह भी कुछ दिनों के लिए, तो झेल ही सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुचिता के इस महायज्ञ में एकजुट होकर के, मिल करके खड़ा होगा। भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पर आम लोगों पर यह फैसला थोपा गया। आम लोगों को लाइन में लगा दिया गया, उनकी जमा पूंजी नष्ट हो गई। महिलाओं के पास जो अपने पैसे थे वो पुरुषों ने ले लिए और नष्ट भी हो गए। सदमे से कितने लोगों की जानें चली गईं। भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग विपक्षी राज्यों में ही होती है। जांच एजेंसियां विपक्षी राज्यों में ही सक्रिय नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार वाकई मिट गया है, वहां ईमानदारी की गंगा बहने लगी है, वहां की राजनीति और चुनावों से धन बल का प्रकोप मिट गया है। बस विपक्षी राज्यों में दूर करना बाकी रह गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा कहता है कि भ्रष्टाचार की धारणा को लेकर भारत की रैंकिंग खराब ही हो रही है। 2016 में भारत 79वें स्थान पर था। 2021 में यानी नोटबंदी के 5 साल बाद भारत का स्थान 85वां हो गया। सरकार इस डेटा को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन जब स्वच्छता को लेकर शहरों की रैंकिंग बना दी गई है, राज्यों के सतत विकास लक्ष्य SDG की रैंकिंग बना दी गई है, तब फिर भ्रष्टाचार की धारणा को लेकर कोई रैंकिंग का सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया? नोटबंदी की कहानी तरह तरह के दावों की कहानी है। एक फैसले को सही और महान बताने के लिए उस समय कुछ भी दावे किए जा रहे थे। 24 जुलाई 2018 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड सहित कई जगहों पर यह खबर छपी। मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल दावा कर रहे हैं कि स्विस बैंक में भारतीयों का जमा पैसा घट गया है। मोदी सरकार के दौर में 80% कम हो गया है। पीयूष गोयल यह बात सदन में कह रहे हैं। स्विस बैंक में काला धन है, कितना है ना इसका पता चला, ना वहां से कोई वापस आया। लेकिन उन्होंने कह दिया कि स्विस बैंक में जमा हर पैसा काला धन नहीं है। यह बयान अरुण जेटली का भी है, लेकिन 2014 के पहले तो इस तरह से बात नहीं कही जाती थी। हमने पीयूष गोयल के बयान का यह हिस्सा इसलिए भी दिखाया कि हम बता सकें कि इन मामलों में कैसे कैसे बयान दिए जा रहे थे। उस समय तो आपको लगता होगा कि वाह क्या बात है, कमाल हो रहा है, जैसे पहले कभी नहीं हुआ। 24 जुलाई 2018 के बयान के ठीक 7 दिन पहले वित्त राज्य मंत्री शिव प्रसाद शुक्ला लोकसभा में क्या जवाब देते हैं वो भी जानिए। अभी आपने देखा कि 24 जुलाई 2018 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पीयूष गोयल का बयान छपा है कि मोदी राज में स्विस बैंक में भारतीयों का जमा पैसा 80% कम हुआ है। लेकिन उसी साल और इस बयान के ठीक 7 दिन पहले वित्त राज्य मंत्री शिव प्रसाद शुक्ला लोकसभा में एक जवाब देते हैं। यह उसी जवाब की कॉपी है। 15 सांसदों ने सरकार से पूछा कि क्या 2016 में स्विस बैंक में भारतीयों के जमा पैसे में 45% की कमी आई है? तब वित्त राज्य मंत्री कहते हैं कि भारत सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वित्त राज्य मंत्री मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताते हैं किस साल कितना पैसा जमा हुआ था। लेकिन एक हफ्ते बाद कार्यकारी वित्त मंत्री के रूप में पीयूष गोयल कहते हैं, पूरी जानकारी देते हैं कि 80% की कमी आ गई। उनके पास कहां से आई ये जानकारी जो उनके राज्य मंत्री के पास नहीं थी। इसी साल 26 जुलाई को लोकसभा में सांसद विंसेंट पाला ने सवाल किया कि पिछले 10 वर्षों में स्विस बैंक में कितना काला धन जमा हुआ, तो सरकार जवाब देती है कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपको चुनावों में कितनी बार बताया गया कि स्विस बैंक में काला धन जमा है? क्या यह जानकारी तब नहीं थी, या झूठ बोलकर जनता को भरमाने के लिए स्विस बैंक में काला धन का भूत खड़ा किया गया? उस समय नोटबंदी को ऐसा मास्टर स्ट्रोक बताया गया कि लोगों को लगा कि कोई कमाल का फैसला है, सवाल मत करो, यह हमारी समझ से बाहर का कदम है। जैसा जैसा कहा गया लोग वैसा वैसा करते रहे। नोटबंदी के अगले ही दिन 9 नवंबर को राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि मिस्टर मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आम लोगों, किसानों और छोटे दुकानदारों, गृहिणियों की कितनी कम परवाह करते हैं। आम लोगों को अराजकता में झोंक दिया, जबकि काला धन के असली खिलाड़ी अपने धन को सोना, चांदी और मकानों में लगाकर विदेशों में बैठे होंगे। शानदार मिस्टर मोदी, ये उनका ट्वीट था।
राहुल गांधी नोटबंदी की आलोचना में सड़क पर उतर गए, बैंकों के बाहर कतारों में लगे लोगों से मिलने लगे। 9 नवंबर 2016 को राहुल ने एक सवाल पूछा कि 1000 का नोट हटाकर 2000 का नोट लाने से काले धन का संग्रह मुश्किल कैसे हो गया। राहुल के सवाल सटीक थे, मगर उनकी विश्वसनीयता उस वक्त इतनी कमजोर थी कि उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। जनता ने राहुल के सवालों को ही ठुकरा दिया और मोदी पर विश्वास किया। 8 नवंबर 2018 को कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया था। राहुल इन दिनों पदयात्रा पर हैं। उनकी पदयात्रा के 62 दिन हो गए हैं। राहुल ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना की यात्रा पूरी कर ली है। अब वे महाराष्ट्र में हैं। जब भी 8 नवंबर का दिन आता है, राहुल गांधी का ट्वीट भी आता है। वे नोटबंदी को लेकर अपनी आलोचना पर अब भी कायम हैं। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि काला धन नहीं आया, बस गरीबी आई। इकोनॉमी कैशलेस नहीं, कमजोर हुई है। राजा ने नोटबंदी में 50 दिन का झांसा देकर अर्थव्यवस्था का डिमोलिशन कर दिया। आपको याद होगा, नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री ने देश से 50 दिन का समय मांगा था, लेकिन अब नहीं बताते कि यह फैसला क्यों लिया गया। आज राहुल गांधी ने अपने पुराने बयानों का वीडियो ट्वीट किया है कि तब और उस वक्त उन्होंने क्या क्या कहा था। प्रधानमंत्री आए, नोटबंदी की, आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, पूरा देश बैंक के सामने खड़ा था। This step has resulted in a massive inconvenience to large numbers of poor people. काले धन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला। The intention was to help the most corrupt people in this land change their money from black to white. करोड़ों लोगों का रोजगार नष्ट कर दिया नोटबंदी करके, देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। The way scheme of monetization has been implemented will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, and my own feeling is GDP of the country can decline by about 2 percentage point as a result of what has been done. इन्होंने 2 हिंदुस्तान बनाने के लिए किया है, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें लाखों करोड़ लोग रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। कि नोटबंदी काले धन को मिटाने के लिए नहीं की गई। नोटबंदी जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, उन पर आक्रमण था। और उसका नतीजा आज तक हिंदुस्तान के हर गरीब को दिख रहा है। नोटबंदी के बाद उन्होंने गलत जीएसटी लागू की और इन 2 पॉलिसीज में जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार दिलवाती है, किसान, छोटे बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, इन सब को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसी तरह का वीडियो सरकार भी ट्वीट कर सकती थी, नोटबंदी का फायदा बताते हुए और तमाम सवालों के जवाब देते हुए। अब तो 50 दिन भी बीत गए हैं, न जाने कितने 50 दिन बीत चुके हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आखिर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के फायदे को लेकर उत्साहित क्यों नजर नहीं आते? इस फैसले का साथ देश ने दिया ही। सबको लगा कि आजादी की लड़ाई जैसी कोई लड़ाई है
साथ देते हैं, हम भी लड़ते हैं, मगर मिला क्या? इस नोटबंदी से कौन सा ऐसा मकसद पूरा हुआ जो केवल नोटबंदी से ही हासिल हो सकता था? दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हर बड़े मकसद को आप चुनौती दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि नोटबंदी ही क्यों जरूरी थी। 50 दिनों तक आम लोग बैंकों के बाहर लाइनों में लगे रहे, नोट नहीं बदले जाने के सदमे से बीमार होते रहे, मरते रहे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के दौरान 150 से अधिक लोग मर गए। वीणा देवी के पति सब्जी बेचा करते थे, लाइन में लगे रहे और सदमे से गुजर गए। वीणा देवी अकेली हो गईं। ऐसे अनेक लोगों के काम धंधे छूट गए, जीडीपी को गहरा धक्का पहुंचा और कई धंधे बंद हो गए। नोटबंदी के बाद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ने बताया कि जनवरी से अप्रैल के बीच 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गई थीं। सबसे ज्यादा मार पड़ी औरतों पर, जिनके पास घर खर्च से बचाए गए बरसों की पूंजी थी, उनका पैसा सामने आ गया और नष्ट हो गया। आम जनता की क्रय शक्ति खत्म हो गई। नोटबंदी के वक्त जो लोग भारत से बाहर थे, उनके पास भी बड़ी मात्रा में नोट नष्ट हो गए। सरकार ने कुछ दिनों के लिए रिजर्व बैंक में पैसा बदलवाने की योजना बनाई, लेकिन वहां एनआरआई से ज्यादा आम लोग पहुंच गए। राजस्थान से आए एक बुजुर्ग रोने लगे कि 10,000 रुपया उनकी पूंजी है, नष्ट हो जाएगी। इस तरह कई लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। कोई रो रहा है क्या? अकेली कांग्रेस रो रही है, ये परिवार रो रहा है। क्यों? उनका 4 पीढ़ी का जमा कराया चला गया, इसलिए रो रहे हैं, आंसू नहीं सूख रहे। अरे जवान जोध बेटा मर जाता है तो भी बूढ़ा बाप साल भर में संभल जाता है। इनका कितना लूट गया होगा कि 2-3 साल के बाद भी अभी संभल नहीं पा रहे हैं। सारे सवाल प्रधानमंत्री की चुनावी सफलता की आड़ में पीछे धकेल दिए जाते हैं। शायद हम इस दौर में कभी न जान पाएं कि इसके पीछे किस तरह की मंशा थी जो जनता के सामने रखी गई। उसका क्या हुआ, उसका हाल आप देख भी रहे हैं। कम से कम यही सवाल पूछा जा सकता है कि नोटबंदी के अगले साल प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर 2017 को 14 ट्वीट किए। ट्वीट के साथ नोटबंदी के फायदे बताने वाले कोई ना कोई पोस्टर हुआ करता था। जब इतना फायदा ही हुआ था तो इस साल क्यों भुला दिया गया? वह भी तब जब इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की अपील की है। क्या अब नोटबंदी भ्रष्टाचार से लड़ने का निर्णायक हथियार नहीं है? आखिर गोदी मीडिया कब तक बेरोजगारी को जनता के बीच से गायब रख पाएगा? टीवी के पर्दे से इस समस्या को हटा देने से यह समस्या दूर नहीं हो जाती। हमने 7 नवंबर के प्राइम टाइम में दिखाया कि हरियाणा में ग्रुप सी और डी की आरंभिक परीक्षा के लिए 10 लाख से ज्यादा नौजवानों ने आवेदन किया है। बसों के भीतर और ऊपर छत पर सवार किसी तरह परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके। छात्रों की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। यह उसी दौर में संभव हो रहा है जब कई सारे न्यूज चैनल आ चुके हैं, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन इसी दौर में बेरोजगारी चरम पर है और इसकी कोई चर्चा नहीं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का नया आंकड़ा आ गया है। 5 नवंबर 2020 को गांवों में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.79% हो गई है। यह बहुत ज्यादा है। शहरों में 7.93% हो गई है। अक्टूबर महीने के 5 तारीख की तुलना में इस आंकड़े को देखें तो एक महीने में बेरोजगारी की दर बढ़ी ही है। अप्रैल और मई 2020 में बेरोजगारी की दर के बराबर इस समय बेरोजगारी की दर हो चुकी है। यह सवाल कौन करेगा? जो नहीं करता है उन चैनलों के पत्रकारों का हर तरफ स्वागत है। यह भी एक तरह से बायस है, पूर्वाग्रह है। सरकार से सवाल ही ना पूछो। हिमाचल में बहुत से पत्रकार दिल्ली से गए हैं। आप उनका कवरेज देख सकते हैं कि कौन पत्रकार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल पूछ रहा है। मूल मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा होगा। माहौल दिखाने के नाम पर इन सवालों को गायब कर दिया जाएगा। इसी संदर्भ में बताना चाहता हूं कि केरल में एक घटना हुई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 पत्रकारों को निकाल दिया है। केराली टीवी और मीडिया वन के पत्रकार को बाहर कर दिया गया। राज्यपाल कोची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। I won't talk to anybody from Kerala. If any camera is there, I will walk away. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया वन के पत्रकार से कहा कि शाहबानो केस में उनका जो स्टैंड था उसका बदला ले रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पूरा गोदी मीडिया विपक्ष के खिलाफ अभियान चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि मीडिया में जो डिबेट हो रहा है उससे नफरत फैल रही है।
क्या राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इन चैनलों पर जाना बंद कर देंगे? क्या राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सवाल करना चाहेंगे कि गोदी मीडिया विपक्ष को क्यों नहीं दिखाता है, क्यों बायस है? कैराली टीवी के बारे में कहा उन्होंने कि यह तो मीडिया भी नहीं है, राजनीतिक लोग हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कहा कि उम्मीद है यहां कोई कैराली टीवी और मीडिया वन से नहीं होगा। जैसे ही मीडिया वन के पत्रकार ने कहा कि मौजूद हैं तो राज्यपाल ने बाहर जाने के लिए कह दिया। इसके विरोध में आज केरल के पत्रकारों ने राजभवन तक मार्च किया है। गोदी मीडिया ही अब स्वतंत्र मीडिया है। वह हर तरह की जवाबदेही से स्वतंत्र है। उससे कोई नहीं पूछता कि आप विपक्ष को क्यों नहीं दिखाते, जनता के मुद्दों को क्यों नहीं दिखाते, सरकार से सवाल क्यों नहीं करते। यह सब आपको भी पता है। इसका असर 20 साल बाद पता चलेगा। अभी आप ब्रेक ले लीजिए। हिमाचल विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। क्या सरकारी कर्मचारियों का समूह, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों का समूह राजनीतिक दलों को मजबूर कर देगा कि इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ साफ रखें? कांग्रेस को इस मुद्दे से काफी उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल कर दी है। सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। 42 साल की पूजा सब्बरवाल धर्मशाला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। उनको नौकरी 2003 के बाद मिली, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूजा हर बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करती आई हैं, लेकिन इस बार पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो अपना वोट बदलने की बात कर रही हैं। 2003 में तो कर्मचारी ये शुरू हुई थी, जब 8, 10, 15 साल के बाद कर्मचारी अब रिटायर हो रहा है, तो जो पुरानी पेंशन है उसमें जहां मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी 80,000 रुपये आखिरी सैलरी लेता है, तो पुरानी पेंशन में से 40,000 मिलेंगे। लेकिन नई पेंशन योजना में ये तथ्य सामने आए हैं कि उन्हें 2 से 3,000 रुपया जो है वो पेंशन मिल रही है। तो निसंदेह 2 से 3,000 रुपये में तो एक परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। हिमाचल के ज्यादातर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र मनहास हिमाचल सरकार में क्लर्क हैं। उनका कहना है कि इतनी महंगाई में तो पेंशन और भी जरूरी हो गई है। पहले भी बताया था कि ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल का जो कर्मचारी है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी के अलावा कोई और नहीं है। तो जब वो आफ्टर रिटायरमेंट 58 साल के बाद फिर से बेरोजगार होता है बुढ़ापे में जाके, तो उसको अपना मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए उसके शरीर बचा नहीं होता है कि वो कमा पाए। बीजेपी के भारी भरकम प्रचार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे पहले थोड़ा कमजोर नजर आ रही कांग्रेस पूरा चुनाव कर्मचारियों की भावनाओं को समझकर पुरानी पेंशन योजना पर लड़ रही है। अगर ये कांग्रेस के प्रदेशों में ये मांग पूरी हो सकती है, अगर पुरानी पेंशन आपको मिल सकती है कांग्रेस के प्रदेशों में, तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं मिल रही? चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी पुरानी पेंशन योजना को लेकर थोड़ा बैकफुट पर नजर आती है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर उसने हिमाचल सरकार की कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वो फैसला लेगी। कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ओपीएस कौन वापस किया, किसने? केंद्र और प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लाए, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर उसको 14% करने का काम किया। बागियों से पहले ही बीजेपी परेशान है। उसके लिए सबसे ज्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से है। प्रचार के आखिरी 2 दिनों में पीएम मोदी हिमाचल में 2 रैलियां करने जा रहे हैं। चुनौती यहाँ के राज्य कर्मचारी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हिमाचल में जो राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी चाहते हैं, सरकार उसकी बनती है। कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल मार्केट कर रही है। भूपेश बघेल प्रचार कर रहे हैं, अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने राजस्थान में पुरानी पेंशन की, तुम छत्तीसगढ़ में की, तो हम हिमाचल में भी आपको करके दिखाएंगे। देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नैया कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मॉडल के जरिए वापस पार लगती है या नहीं। सहयोगी अशोक महाले के साथ धर्मशाला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी की पदयात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है।
इस राज्य में उनकी यात्रा 5 जिलों से होकर गुजरेगी। सोहित बता रहे हैं कि इस यात्रा को विपक्षी एकता की निगाह से किस तरह देखा जा रहा है। मंगलवार के दिन इसी तरह नाचते गाते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ से गुजरती नजर आई। सोमवार रात तेलंगाना की अपनी यात्रा पूरा कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नांदेड़ के देगलूर इलाके में पहुंचे और महाराष्ट्र में 14 दिनों की अपनी यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। सोमवार रात छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर अभिवादन के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। नोटबंदी ने, जीएसटी ने एक रास्ता बंद किया, प्राइवेटाइजेशन दूसरा रास्ता बंद कर रहा है। तो ये देश की हालत है और इन पॉलिसियों का लक्ष्य हिंदुस्तान की गरीब जनता को डराने का है, किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का। इस यात्रा में बड़े पैमाने पर जुट रही भीड़ देखकर कांग्रेस दावा कर रही है कि इससे देश को भी फायदा होगा। कन्हैया कुमार से लेकर योगेंद्र यादव तक कई नेता इस यात्रा में चलते दिखे। भारत जोड़ो यात्रा लोगों की भावनाओं को जोड़ने के लिए है, लोगों की उम्मीदों को जोड़ने के लिए है। भारत जो ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है वो इमोशनली भी जुड़ा रहे, पॉलिटिकली भी जुड़ा रहे, इकोनॉमिकली भी जुड़ा रहे, कल्चरली रिलीजियसली भी जुड़ा रहे। यही भारत जोड़ो यात्रा का एक साउंड मैसेज है। सन 2019 में जिस तरह से बीजेपी को वॉकओवर दे दिया गया चुनाव में, तो मैंने कहा था इससे तो अच्छा मर जाओ तुम। कहते हैं ना कि अगर ये कर रहा है तो मर जाओ तुम, ये मैंने कहा था इसलिए कि बीजेपी का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे। मगर आज अगर वो कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सड़क पे उतरी है तो मेरा फर्ज होता है उसका समर्थन करूं। 57 वर्षीय वृंदा शेरे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हैं। सन 1985 में वो राजीव गांधी से मिली थी और इस यात्रा में वो केवल राहुल गांधी से मिलने के लिए 2 दिनों से चल रही हैं। मंगलवार के दिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। हाँ, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला बैक पेन है। सो यू आर वॉकिंग विद द पेन, मैंने बोला हाँ। आर यू नॉट ट्रीटिंग इट, तो मैंने बोला नहीं, इट इज़ बियॉन्ड ट्रीटमेंट बिकॉज माई एंटायर स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज। डोंट लिसन टू डॉक्टर्स। ठीक है, मैं हंसी, फिर आई किस्ड हिम ऑन हिज चेक, उनको आशीर्वाद दिया एंड देन आई मूव्ड अवे फ्रॉम देयर। सोमवार को ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंची और मंगलवार के दिन इस यात्रा में मौजूद सेवा दल के नेता कृष्ण कुमार पांडे की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर दिन भर की बची हुई यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के 14 दिनों की अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी 5 जिलों का दौरा करेंगे और इस सब के बीच जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाहर जाने का मुद्दा हो, वो राहुल गांधी उठाएंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना एनसीपी के भी नेता इस यात्रा से जुड़ेंगे। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।